नमस्कार। एंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में चल रहे दांवपेच की। ओबीसी को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। अगर देखा जाए तो इसे लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है, वहीं बीजेपी भी इस वर्ग को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि चुनौतियां काफी नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, वहीं सवर्णों की नाराजगी भी झलकने लगी है। तो सवर्ण नेता राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं और सोशल इंजीनियरिंग का संतुलन साधने की बड़ी चुनौती सामने आई है। वहीं कांग्रेस से निपटने के साथ साथ बीजेपी में अपनों के भी असंतोष की आशंका बनी हुई है। तो बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ ओबीसी आरक्षण और वहीं दूसरी ओर विपक्ष। तो फिलहाल देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक चर्चा में बना हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आबादी में आधे से अधिक हिस्सेदारी ओबीसी वर्ग की है और इस आबादी को वोट बैंक में तब्दील करने की कवायद शुरू हो चुकी है। चलिए चर्चा को विस्तार देंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, पूर्व विधायक हैं आप। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, रंजन श्रीवास्तव जी। अजीत सिंह भदौरिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। तो सबसे पहले शंकर लाल जी, आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये कहते रहते हैं कि ओबीसी वर्ग को लेकर आपकी पार्टी ने बहुत काम किया है। कई नेता इस वर्ग से आते हैं जो अलग अलग पदों पर रहे, अब भी हैं, और खासतौर से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं, तो ऐसे में ओबीसी वर्ग को लेकर बीजेपी और क्या कुछ काम करना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एक चुनौती है, ओबीसी सध भी जाए तो सवर्ण कहीं नाराज ना हो जाए। देखिए, इसमें किसी की नाराजगी का प्रश्न इसलिए नहीं पैदा होता कि देश के सभी लोग नागरिक हैं जी। और परिवार में यदि 5 भाई हैं और एक भाई को थोड़ी सा अस्वस्थ रहता है, तो अपन देखते हैं कि अपन अपने हिस्से का भी दूध उस दिन उसे दे देते हैं, क्योंकि उसको अस्वस्थता है थोड़ी सा और दवाइयाँ ले रहा है। समाज में पिछले समय अंग्रेजों के और मुगल कालीन में तमाम छोटी जातियों को, पिछड़ी जातियों को और सामाजिक वातावरण के कारण मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया और इसलिए संविधान में इस बात की चिंता की गई कि भाई इनको मुख्य धारा में आने के लिए इनको आरक्षण दिया जाए। ठीक था कि वो आरक्षण, कई मित्र मेरे कह सकते हैं कि 10 वर्ष के लिए दिया गया था और 10 वर्ष के बाद उसे कई बार बढ़ाया जा चुका। और वास्तविक स्थिति ये है कि ये पाप कांग्रेस का है। 10 वर्ष के लिए दिया गया था। अगर कांग्रेस ने इन वर्गों के लिए ठीक ढंग से काम किया होता तो फिर उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस नाते 50 वर्ष तक कांग्रेस ने, 60 वर्ष तक दिल्ली में और तमाम राज्यों में उसकी सरकारें रही, पर उसके बावजूद पिछड़ा वर्ग की स्थिति और पिछड़े वर्ग में भी कई अति पिछड़े वर्ग की जातियों की स्थिति तो बहुत ही आज भी विषम और परिस्थिति उनकी बहुत खराब है। न शिक्षा है, न रोजगार है, और उनके जीवन को उच्च स्तर का बनाने के लिए, उन्नत करने के लिए ये आरक्षण है। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो है वो आगे नहीं आ सका और उसके लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। रंजन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। रंजन जी, कांग्रेस जिम्मेदार है कई मुद्दों के लिए, कई चीजों के लिए, क्योंकि लंबे वक्त तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रही। लेकिन अगर हम बीते कुछ समय की बात करें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें, 15 साल तक बीजेपी शासन रहा, चौथी बार भी फिर मौका मिला है, लगातार काम करने की बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके ये पिछड़ापन जो है वो साथ साथ चल रहा है। तो इसके लिए अब भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना जायज है क्या? वाकई अभी और समय लगने वाला है? नैतिक रूप से देखिए, रंजन जी से सवाल है मेरा। सवाल क्या है जी सर। आपने जो आरक्षण को, इसको जो भी शुरू हुआ है, इसको मैं आरक्षण पार्ट 2 बोल सकता हूँ। एक तो मंडल में आया था, उसे डिवीजन देखने को मिला था, और तिवारी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि एक बड़ी संख्या में जो आबादी है उनके साथ न्याय नहीं हुआ।
लेकिन न्याय कैसे किया जाए इससे हमेशा एक डिबेट रहा है। क्या उनको आरक्षण देकर न्याय मिल सकता है? क्या नौकरियों में ही उनको समानता का चार्ज देकर न्याय मिल सकता है या कुछ और करना है? तो उसमें शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, सारी चीजें आती हैं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में भी जो दूसरा आरक्षण पार्ट 2 है, यह केवल लग रहा है समाज को आगे डिवाइड करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी सेंचुरी में आगे जाना चाहते हैं, आपको अमेरिका रूस फ्रांस से बराबरी करना है, तो मेधा को उतना ही महत्व देना पड़ेगा आपको। केवल आप पोस्ट में कि कोई किसी संख्या भारी है, किसी का कम है, उसके हिसाब से आप नौकरियों में आरक्षण देंगे। अल्टीमेटली सरकार से ही हमारा जीवन चलता है, सरकार की जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, उससे हमारा जीवन चलता है। और अगर केवल संख्या के बल पे लोग आएंगे, मेधा के बल पे नहीं आएंगे, तो फिर वो दिक्कतें पैदा होंगी जो अभी होती रही हैं आगे। रंजन सर, ये तो बात रही पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने की, उन्हें बढ़ाने की, पढ़ाने की और नौकरियों में भी आरक्षण की बात जो आपने कही। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता जो सता रही है कि इस वर्ग को साधने से कहीं ना कहीं सवर्णों की नाराजगी की आशंका की बात आ रही है। इसमें नेता भी शामिल हैं और साथ साथ अगर हम बात करें जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दे रही है बीजेपी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आप सही कह रही हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में ऑलरेडी पिछड़ा अगड़ा शुरू हो गया है। अब देखिए, कई जगह जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं इस आधार पे बनाए गए कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। ठीक है, अभी भाजपा में ही कप्तान सिंह सोलंकी साहब गवर्नर रहे हैं, भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा में तो नहीं है क्योंकि वो राज्यपाल होने के बाद पार्टी उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने बड़ी खुले तौर पे कहा है कि इसको रिव्यू होना चाहिए। उनका कहना था कि भाई ठीक है, आपको 10 साल की आरक्षण था, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, कब तक चलेगा? चलना चाहिए, लेकिन उसमें रिव्यू होना चाहिए, किसको फायदा मिला है, किसको फायदा मिलना चाहिए। या जिनको पहले फायदा मिला वही फायदा उठाते जा रहे हैं। वही पॉलिटिक्स में भी है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, पॉलिटिक्स में भी एक नाराजगी है, असंतोष है कि आखिर पिछड़ों की राजनीति कब तक, मेधा की राजनीति क्यों नहीं होगी। चलिए, संदीप भी मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। संदीप, आपने सुना बीजेपी कह रही है कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है कि पिछड़ों को मौका नहीं मिल सका। ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद हम देख ही रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस 15 महीने सत्ता संभालती है और इस वर्ग के लिए आरक्षण की मांग करती है। हालांकि वो मामला अभी भी अटका हुआ है कोर्ट में, लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहा है एमपी की, अगर हम खासतौर से बात करें, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी को कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती का सामना दिख रहा है, सवर्ण नाराज ना हो जाए और ओबीसी वर्ग भी सधा रहे। कैसा चल रहा है एमपी की सियासत का माहौल? नाजनीन, एक कहावत से बात शुरू करूंगा कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। इस समय पर जिस तरह से मध्य प्रदेश की स्थिति है, इस कहावत से ही मिलती जुलती है। ओबीसी आबादी करीब 52% है, यानी आधी आबादी ओबीसी की मानी जाती है। एक बड़ी संख्या है ओबीसी की। ओबीसी आरक्षण की बात करते करते आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहां पहुंच चुकी है कहीं न कहीं कि अब जो सवर्ण है वो कहीं न कहीं वो वोट अब भारतीय जनता पार्टी से छिटकता नजर आ रहा है। पूरे देश की और मध्य प्रदेश की अगर सवर्णों की आबादी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा विंध्य प्रदेश में मानी जाती है। 2018 में भी का भी मैं जिक्र करूंगा, जब माई के लाल के शब्द का उल्लेख किया गया था तो यह माना गया था कि विंध्य वहां से विंध्य की नाराजगी होगी, लेकिन विंध्य में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में भाजपा को वोट मिला। लेकिन उसके उलट ग्वालियर चंबल में कहीं न कहीं नुकसान हुआ और खामियाजा भुगतना पड़ा भाजपा को कि सत्ता से बेदखल हुई। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं विंध्य में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आप ठीक है, आप विकास कर रहे हैं, ओबीसी का विकास कीजिए, उनको आगे भी बढ़ाइए, लेकिन सवर्णों की जो स्थिति है, दलित, यहां पर एक और भी जिक्र करूंगा नाजनीन, दलित कोई जाति नहीं है। दलित होता है आदमी गरीब होने से, क्योंकि अगर आप गरीब हुए, आपके पास रहने खाने की ठीक व्यवस्था नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आप दलित होंगे। तो यहां पर अब कहीं न कहीं सवर्णों की स्थिति दलित बनने की आ गई है। आपका ध्यान उस तरफ नहीं है, लगातार आप सिर्फ ओबीसी की बात करेंगे तो कहीं न कहीं अब ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं या अपने आप को पीछे महसूस कर रहे हैं। एक पॉलिटिक्स ऐसी ही थी जहां पर अभी तक आरक्षण नहीं था, लेकिन अब पॉलिटिक्स में भी आरक्षण देखने को मिलता है। चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, मंत्रिमंडल की बात हो, सभी जगहों पर अगर आप देखें तो योग्यता नहीं रह गई है। वहां पर अब सिर्फ आरक्षण के आधार पर लोगों को पद बांटे जा रहे हैं। कैबिनेट हो, बीजेपी संगठन हो, ओबीसी की एक बड़ी साझेदारी रही है और
अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस से हमारे साथ हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। अजीत जी से सवाल, चलिए लेंगे अजीत जी से सवाल, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो संदीप जी की बात से निकलकर सामने आता है। रंजन जी, जातिगत राजनीति जो है वो ज्यादा दिखने लगी है, एक लंबी फेहरिस्त नजर आ रही है, स्वस्थ राजनीति के लिहाज से इसे कैसे देखें? जी बिल्कुल, देखिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे मगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का खेल करते रहेंगे तो समाज का नुकसान होगा। हम भारत के नागरिक हैं, सबका समान अधिकार है, सभी का इक्वल राइट है, सभी के समान रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हम केवल इस आधार से देखेंगे कि हमें वोट देखना है, 54% है, 55% है, 12% है, 13% है, 7% है, तो समाज का इससे नुकसान ही होना है। देखिए, और एक और चीज है नाज़रीन, मैं सही बताऊं आपको कि पार्टी में भी एक वर्ग ऐसा है जो असंतोष उसके अंदर है, खुल के अपनी बात बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि जहां भी आपने आरक्षण की बात का अगर विरोध किया तो वोट के कटने का डर रहता है। तो जहां भी ये बड़ा ऐसा गेम है कि एक पार्टी को उस चीज को उठाती है और दूसरी पार्टी से फंस जाती है। जैसे कमलनाथ सरकार ने 27% की बात दी, अब भाजपा चाह के भी उसका वर्ग अगर चाहता भी उसका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके वोट खोने का डर है। तो ये जो डर है, कहा जा सकता है रंजन सर कि दोनों एक ही नाव में सवार हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, जहां फायदा वो देख रहे हैं वहां नुकसान उठाने की आशंका भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक वर्ग ऐसा है चाहता भाई आप ठीक से उसको रिव्यू करिए, उसको आगे बढ़िए। कोई नहीं चाहता कि जिसके साथ अन्याय हुआ न्याय ना हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन संख्या के आधार पे हिस्सेदारी देंगे आप तो डोमिनेशन एक वर्ग का बढ़ेगा, इस पार्टी माइनॉरिटी हो जाएगी। चलिए सीधा सवाल अजीत जी से। अजीत जी, संख्या के आधार पर हिस्सेदारी देने पर इतना जोर क्यों दे रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस तो जो समाज की अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो वर्ग है, उसको उभारने का काम करती चली आई है, हमेशा समानता के अधिकार पे काम करती चली आई। अब आपने आदरणीय तिवारी जी का वक्तव्य सुना, तिवारी जी का दर्द आपने देखा कैसा झलका कि ये 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, ये कांग्रेस का पाप है। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की मंतव्य को दर्शाती हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि समानता का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ना धर्म के आधार पे, ना वर्ग के आधार पे, ना शिक्षा के आधार पे, ना आर्थिक आधार पे देने का काम करती है। ये सिर्फ समाज और वर्ग को बांटने का काम करती भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से सब चीजें, आप देखिए कि सामान्य वर्ग को 10% आर्थिक आधार पे आरक्षण की का निर्णय लिया कमलनाथ जी की सरकार ने। अगर 27% पिछड़े वर्ग को लिया है तो सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पे ईडब्ल्यूएस के लिए सामान्य वर्ग के लिए भी लिया है। तो ये सब चीजें हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्व समाज सर्व धर्म के लिए काम करती चली आई। संदीप, आपने सुना अजीत जी को, उनका कहना है कि सभी समाज का ख्याल रख के, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस काम करती है, लेकिन कांग्रेस का काम क्या जनता तक पहुंचाने में असफल है कांग्रेस के नेता? है कि कांग्रेस के पास इस समय पर दोनों हाथों में लड्डू है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है नाजनीन, तो कांग्रेस पार्टी सभी बातों को हवा दे रही है, क्योंकि अब इस समय पर कांग्रेस सिर्फ हवा देगी और उसको भुगतना किसको है? भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी सरकार है प्रदेश में। तो उनको ये सारी चीजें लागू करनी है। अगर एक पक्ष को संतुष्ट करना है तो दूसरा पक्ष नाराज जरूर होगा, इस बात में नाजनीन कोई शक की बात नहीं है। जिस तरह से अभी हम नाराजगी की सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, तो अभी आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से ओबीसी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े कद के नेता हैं, उनके जो सवर्ण नेता कार्यकर्ता हैं, अब उनमें कहीं न कहीं असंतोष की स्थिति हो चुकी है। उनको अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है और अब वो चिंता कहीं न कहीं वो जो बड़े कद के नेता हैं, मंत्री हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से ऐसे सवर्ण के बड़े कद के नेता हैं जो अब कहीं न कहीं चिंतित है, क्योंकि सामने मंच पर अपनी बातें रख नहीं सकते, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना है। तो अब उनको चिंता सता रही कि भविष्य में क्या होगा। 2023 चुनाव है, वो जनता के पास किस आधार पर जाएंगे और किस तरह से वो सवर्णों के बीच में ये कहेंगे कि हमने अपनी बात रखी है। तो यहां पर चिंता उनके पास सबसे बड़ी बात इसी बात की है। और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने नो डाउट अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की है और इन सब चीजों का तालमेल भी यहां पर दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा वोट बैंक यहां पर नाराज होने वाला है। भले आप आधी आबादी को खुश कर रहे हो। शंकर लाल जी से इस सवाल का जवाब लेंगे। शंकर लाल तिवारी जी, आपको क्या लगता है, वाकई क्या कांग्रेस बाहर है हर चीज से? जिम्मेदारी नहीं है उसके पास, सत्ता नहीं है उसके पास, लेकिन बाहर से बैठे बैठे जो कार्ड वो चल रही है विपक्ष में रहते हुए, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है?
निवेदन करूं, मुझे समय दीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए समय। तीन लोगों का उत्तर देना है। जी जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, हेलो जी जी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, कोई आज मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, और एकमात्र है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो दी, अंत्योदय आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए अंत्योदय है। अब ये ठीक है कि पिछले 50-60 साल से जिनने राज किया उनने देश को लोकतंत्र समझाने के बजाय जाति तंत्र समझाया। जिन पिछड़े और गरीब वर्गों के लिए काम करना था उनके लिए यथावत काम हुआ नहीं, और इसलिए ढाल के 3-5 जैसी स्थिति उन वर्गों की बनी हुई है। अब ये आदरणीय मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, अब इससे बड़ी गप और इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती है कि सामान्य वर्ग को आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया। अरे भैया, दुनिया सुन रही है, जान रही है, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप ही मेरे को ठीक करें। ये 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, गरीब है अगर और सामान्य वर्ग के भी आर्थिक स्थिति कमजोर है और उनमें योग्यता है तो हम उन्हें आरक्षण देंगे। और अभी ये कह रहे कमलनाथ जी ने दिया। मैं एक बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस की नीयत में खोट था। कांग्रेस वोट बैंक बनाने के लिए, लॉलीपॉप के लिए सब करती रही है। हम इसके लिए नहीं कर रहे, हम तो सच में अंत्योदय के लिए कर रहे हैं, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती थी, कमलनाथ के सरकार के टाइम पे कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती थी, जब उसने मसौदा बनाया, सत्यनारायण जी शर्मा लॉ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने मसौदा बनाया वो जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटस रखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर रखा हुआ है। उसके बावजूद भी इनकी नीयत में खोट था। लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, इन्हें अपने वोट बैंक दिख रहे थे, वोट के लिए इन्होंने हमें। तिवारी जी देखिए, आरोप वो भी लगा रहे हैं, आप भी अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कुछ आरोप भी झलक रहे हैं, लेकिन सामने सवाल इसलिए कांग्रेस को मौका मिल जाता है क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, उमा भारती इसी वर्ग से आती हैं, शिवराज जी इसी वर्ग से हैं, बाबूलाल गौर साहब भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी सत्ता संभाली, लेकिन एक सवाल जो है उनको बढ़ाने का कि पिछड़ों को आगे लाना है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है, ये सवाल अब भी बरकरार है। आखिर कब तक राजनीति में जातिगत समीकरण ही फिट बिठाने की जुगत होती रहेगी, इन्हीं को बढ़ाने के नाम पर वोट बटोरने की बात होती रहेगी? ये सवाल कुछ मौजूद है, क्योंकि आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, इसलिए मैं समझना चाहती हूँ कि राजनीति में ये परिदृश्य, ये मुद्दे कब तक रहेंगे? ये है कि जब 27% की बात कमलनाथ जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, उस समय कमलनाथ जी और ये सारे नेता कांग्रेस के जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर रखा हुआ है, और इन्होंने जानबूझ करके सिर्फ वोट कमाने लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में जीते हुए नहीं, एक सीट नकुलनाथ कुल जीत पाए, पर इन्होंने जो मसौदा बनाया उसमें नियत इनकी खोटी थी। ये भी जानते थे कि 50% का सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसकी कोई काट इन्होंने नहीं ढूंढी, उसकी कोई तोड़ इन्होंने नहीं ढूंढी, वकील तक इन्होंने हाईकोर्ट में खड़ा नहीं किया। और जब जी खड़ा करेंगे, इसका हल्कापन, इससे बड़ी मजाक उन गरीब और पिछड़ी जातियों के लिए क्या हो सकता है कि जब सॉलिसिटर जनरल इज अपीयर इन कोर्ट, वो सॉलिसिटर जनरल उसमें अपीयर हो रहे हैं, शिवराज जी ने तमाम वकीलों को हायर किया है, उसके बाद ये कह रहे हैं इनके नेता कि हम अपना वकील खड़ा करेंगे। कुल मिलाकर के कांग्रेस के मित्रों ने जितना उन्हें करना था कर लिया। एक ये तो बात रही ओबीसी वर्ग को लेकर और क्या कुछ कांग्रेस सोचती है, लेकिन दूसरी तरफ सवर्ण नाराज हो सकते हैं, इस वर्ग की नाराजगी भी सामने आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि संगठन में कई नेता हैं, वो उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ डर सता रहा है राजनीतिक करियर को लेकर। इन बातों से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? जहाँ तक भाजपा के सवाल है, वहाँ भाजपा के सभी कार्यकर्ता नेता है, वो अंत्योदय की नीति को समझते हैं, और अंत्योदय मुख्य हमारे काम है कि अंत्योदय करेंगे गरीब और पिछड़ी जाति। अब आप देखिए, भाजपा की सरकारों ने अगर बच्चियों को साइकिल बांटी तो जाति के आधार पर नहीं बांटी। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिए, जाति के आधार पर नहीं दिए। खाद्यान्न बच रहा है, जाति के आधार पर नहीं बच रहा है, और इसलिए हमने तो चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे किस जाति का हो,
चलिए, बहुत अच्छी बात आपने किया। मुझे लगता है है। इसका जवाब मैं श्रीवास्तव जी से लूं, बेहतर रहेगा। रंजन जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने सबकी चिंता की और जाति के आधार पर नहीं की, लेकिन जब नेताओं को मौका देने की बात आती है तब जातिगत समीकरण जरूर देखे जाते हैं ताकि एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा वर्ग साधा जा सके। देखिए नाज़रीन, जो आपका सब्जेक्ट है बड़ा मौजू है और उसमें है कि देखिए दो पार्ट इसके हैं। एक तो जॉब या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शिक्षा में जो की बात चल रही है, जिसके लिए कमलनाथ सरकार अपना लाई थी 27%, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, वो एक पार्ट है। लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका प्रतिबिंब है, वह पॉलिटिक्स में दिखाई देने लगा है, पहले दिखाई देने लगा था और आगे बढ़ने वाला है। अगर आप किसी भी वर्ग को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनका फिर डोमिनेशन पॉलिटिक्स में बढ़ेगा, तो आपका सब्जेक्ट जो था आपका कि जो अगला वर्ग है, एक वर्ग जो हर पार्टी में है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और पार्टी है, उसमें एक असंतोष की लहर है। दूसरी बात, अगर आपको याद हो, कई ऐसी पार्टी केवल आरक्षण के नाम पे सामने आ चुकी थी। ये अलग बात है सफल नहीं हो पाई। तो लगता है कि अभी जो आरक्षण होने वाला है, इससे पॉलिटिक्स में एक डिवीजन बढ़ने वाला है और फिर एक नए सिरे से पॉलिटिक्स को भी शायद डिफाइन होना पड़े, ऐसा मुझे लगता है आने वाले समय में। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की बात करें, ओबीसी वर्ग से आने वाले चेहरों की कमी है, लेकिन आपको ओबीसी वर्ग की चिंता है। जिस तरीके से कमलनाथ सरकार आने के बाद 27% आरक्षण की बात कही गई, तिवारी जी ने जो जो आरोप लगाए हैं कि आखिर आपने इस तरह का फैसला क्यों लिया, उस पर आप क्या कहेंगे? अजीत जी, चलिए, अजीत जी हमारे साथ नहीं है। तिवारी जी, क्या लगता है आपको इस तरीके से जो कुछ चल रहा है राजनीति में और ये सता रही है चिंता कि अगड़े की जो बात हो रही है, अगड़ा पिछड़ा लगातार चला आ रहा है, नाराजगी देखने को मिल सकती है, कई दांव चले जा रहे हैं, कई फैसले लिए जा रहे हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, बावजूद इसके अगर विकास की बात आती है, आगे बढ़ाने की बात आती है, तो फिर से यहीं से शुरुआत करनी पड़ती है कि हमें विकास की मुख्यधारा से उन्हें जोड़ना है। इससे आगे कब बढ़ पाएंगे राजनीतिक दल? इससे आगे अब काम करने का भी मौका मिला है भाजपा को, और यदि भाजपा निरंतर कुछ वर्षों तक, जितने वर्षों तक कांग्रेस और लूटपाट की अगर काम करती रहेगी तो बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही जरूरत नहीं पड़ रही अन्य क्षेत्रों में, पर क्योंकि आरक्षण के मामले में हम आरक्षण को भी जातिगत ढंग से नहीं देखना चाहते, हम जाति तंत्र तोड़ना चाहते हैं। एक भारतीय भारत माता का पुत्र है और उसको उच्च स्तर का जीवन, उच्च स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास, भोजन मिलना चाहिए। और इस नाते आरक्षण में हमने 10% का आरक्षण सामान्य वर्गों को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम राजनीतिक दलों के विरोध के बाद भी दिया है। आगे भी सरकार इस तरह की चिंता करेगी और यदि कहीं कोई संतोष है या जातिवाद के नेतागिरी के कारण कहीं कोई बात मुखर होती है, तो मैं सोचता हूँ उसमें हमें कोई मजबूरी नहीं, हम पूरी ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं और उसका एक चरण चालू खाता आरक्षण है, इसलिए हम पूरी ईमानदारी से आरक्षण उनको देना चाहते हैं और हमने सवर्णों को भी दिया, आगे भी चौमुखी दिशा में सभी समाज के लिए। और सरकार और बीजेपी विचार कर रही है और आपको मैंने बताया कि जितनी जन कल्याणकारी योजना है, आज छात्र बैंक में लोन लेने जाता है शिक्षा के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये स्कीम लागू की थी कि पढ़ाई के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं, कोई जाति नहीं पूछी जाती। और इस नाते आने वाले समय में लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है, और अभी कांग्रेस तो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपने वो मनु सिंह निवी और वो सिंपल खड़ा करेंगे। इस तरह की बकवास और इस तरह की मजाक का कोई अर्थ नहीं है। बहुत देर कर दी कांग्रेस से, मुझे इतना कहना है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बड़ी नमाज जनाजे की मेरी गैरों ने, और मरे थे जिनके लिए वो वजू करते रहे, ये पिछड़ी जातियां, ये अनुसूचित जात जनजात, ये अल्पसंख्यक हिंदी में कांग्रेस का झोला ढोते रहे। अगर ऐसा होता है आने वाले कुछ सालों में कि सभी साथ ईद दिवाली मनाएं, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। हालांकि अब भी बरसों से ऐसा चला आ रहा है, लेकिन छुटपुट ऐसी चीजें सामने आती हैं और खासतौर से राजनीति से जुड़ी हुई जब होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल और लोगों के मन में चिंता घर कर जाती है। रंजन जी, क्या लग रहा है, अगर जैसा कि तिवारी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की नीयत से ही काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, अगर उतना मौका मिल जाए जितना कांग्रेस को मिला तो सब कुछ बदल सकता है? देखिए, एक मैं चीज कहना चाहूंगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सुबह शाम बोलते रहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा उसका उस
उसका आदर करेंगे। जी जी लेकिन जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं, आरक्षण का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, जी जी सुप्रीम कोर्ट का वो क्लियर डिसीजन है जो तिवारी जी बता रहे थे 50% का। जी जी लेकिन जब उसको काटने की बात है तो रास्ते निकालने लगते हैं। तो मेरा कहना है कि वाकई देखिए, अभी लीगल उसमें सर्विसेज में जो जजेज हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं है, आर्मी में रिजर्वेशन नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट मान के लोग चले, दो सारी पार्टी उसका आदर करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे चलिए लगता है। बहुत शुक्रिया रंजन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तिवारी जी आपका भी धन्यवाद। संदीप जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए सोशल इंजीनियरिंग पर जोर है। आने वाले चुनावों के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।